नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिम रोजगार मित्र। जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछले कल KVS के द्वारा एग्ज़ाम करवाया गया 2 शिफ्टों में, और पहले शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट के कुछ पार्ट का एनालिसिस हमने आपको दिया था, ऑथेंटिक आंसर की दी थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम शिफ्ट 1 का रीजनिंग की आंसर की देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आए थे, क्या लेवल था और क्या उनका आंसर होना था। तो दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए हुए बढ़ेंगे आगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया था कि जिसमें कुछ कोड दिए गए थे। जैसे कि उसमें कोड दिए गए थे ये जूबीडा, जिसका मतलब था ब्यूटीफुल। आगे पूछा गया था कि ब्यूटीफुल का कोड निकालने के लिए इन दोनों स्टेटमेंट का जब हम यूज़ करेंगे तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ब्यूटीफुल का कोड निकालने में सहायक होगी। दोस्तों, जब हम इस क्वेश्चन को जो है वो स्टेटमेंट वाइज लिखते हैं, कैसे लिखेंगे मैंने आपको रीजनिंग में करवाया भी था ये क्वेश्चन, कि जब मेरी रीजनिंग की प्लेलिस्ट है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। मैंने हमेशा कहा है आपको कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए आप लोगों ने अलग अलग जो है वो ये कोड और ये कोड अलग अलग लिख लेने हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हम लिख देते हैं, हमें आया था जू बी डा, ठीक है। इसका मतलब क्या था, यू आर ब्यूटीफुल, ठीक है। आगे बोला गया था कि नीचे दो स्टेटमेंट दी गई हैं, ये दो, इन दोनों से आपने बताना है कि क्या इससे उत्तर हो सकता है या इससे उत्तर हो सकता है, दोनों को मिला के उत्तर हो गया, दोनों को मिला के भी उत्तर नहीं होगा। तो अब हम देखेंगे, अब हम इस लाइन को यूज़ करेंगे, फर्स्ट लाइन का, इसको लिखेंगे यहाँ पे। इसमें क्या क्या कोड दी गई है, डू, क्या डू इस लाइन में है, नहीं है, तो हम इसको अलग लिखेंगे। मैंने आपको पहले भी करवाया था, ये अलग लिखेंगे, ठीक है। आगे लिखा है गा, गा भी नहीं है, अभी उसको भी अलग लिखेंगे। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है बी, आगे लिखा है डा, वो भी है यहाँ पे। और यहाँ क्या लिखा है, इसका मतलब कलरफुल फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। कलरफुल शब्द है यहाँ पे, नहीं है, तो कलरफुल को हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। कलरफुल फ्लावर्स भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आगे लिखा है आर, आगे लिखा है ब्यूटीफुल, ठीक है, वो लिख लिया हमने यहाँ पे। आगे क्या बोला गया, आगे बोला गया है ने जू पी, यू इज मी, ने जू, यस जू है यहाँ पे, पी इस दोनों लाइन में नहीं है तो इसको अलग लिखेंगे। यू इज़ मी, यू आ गया, ये आगे ना इज़ है दोनों लाइन में, ना मी है, ठीक है। अब दोस्तों, जब हम क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं ब्यूटीफुल शब्द को जिसके बारे में हमें पूछा गया है। अब ये देखो ब्यूटीफुल शब्द है यहाँ, ठीक है। अब ये कॉम में लगे हैं, इसका मतलब ये इस लाइन में भी है, पहली लाइन में भी, दूसरी लाइन में भी है। पहली लाइन कौन सी, जो ये हमें दी है, और दूसरी लाइन कौन सी, ये तीसरी लाइन, ये जो हमें दी है पहली लाइन वो ये है, और दूसरी ये है जो स्टेटमेंट में दिया है, ठीक है। और लेकिन जब हम ये देखते हैं कि यहाँ तो ये और ये भी दोनों लाइनों में है, तो क्या ये यहाँ से हम कंफर्म कर पाएंगे कि ब्यूटीफुल का कोड क्या होगा, हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, बोथ स्टेटमेंट्स आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ये जो है वो इसका ऑप्शन नंबर 2 दा है राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, आगे दोस्तों जब हम इसका फैमिली ट्री बनाएंगे तो हम जो है नोटिस करेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका राइट आंसर क्या होगा, उसका राइट आंसर होगा ग्रैंडफादर, ठीक है। अब इसका अगर हम जो है वो फैमिली ट्री बनाने की कोशिश करें, फैमिली ट्री बनाने की कोशिश करें, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में हमें बोला गया है, हम फैमिली ट्री बनाते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन में बोला गया है नीतू, नीतू इज़ गौरव्स डॉटर। नीतू क्या है, नीतू क्या है, डॉटर है, किसकी डॉटर है, गौरव की, गौरव की डॉटर है नीतू, ठीक है। तो गौरव को हम लिखेंगे यहाँ। अब गौरव की डॉटर होगी तो गौरव की कहीं शादी भी होगी। अब हमें अभी तक जो है इस लाइन में अभी तक गौरव का क्या पता है, जेंडर पता नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 2 केस नहीं बनाने पड़ेंगे। मैंने आपको हमेशा कहा है कि जब भी आपको फैमिली वाले क्वेश्चन करने हैं, रिलेशन वाले क्वेश्चन करने हैं, ब्लड रिलेशन वाले, तब आपको क्या करना है, पॉसिबिलिटी लेके चलना है, ठीक है। तो हम जी को कहाँ लिख लेंगे, जी को लिख लेंगे या, ठीक है। अब आगे बोला गया नीतू हु इज़ गौरव्स डॉटर सेज टू समीक्षा। नीतू किससे बोलती है, समीक्षा से बोलती है। समीक्षा से क्या बोलती है कि समीक्षा योर मदर सुनीता इज़ यंगेस्ट सिस्टर ऑफ माई फादर। नीतू बोल रही है कि मेरे पिता आपकी मम्मी के भाई हैं। तो इसके पिता कौन है, नीतू के, नीतू के पिता। अब गौरव भी नीतू का पिता हो सकता है, ठीक है, और गौरव नहीं भी हो सकता है क्योंकि हमें स्पेसिफाई नहीं है अभी।
तो हम दो कंडीशन लेके चलेंगे। एक में क्या लेंगे, गौरव को पिता मानेंगे, दूसरे में गौरव को क्या मानेंगे, मदर मानेंगे। ठीक है, गौरव को हम क्या मानेंगे, मदर मानेंगे। तो ऐसे जो है हमारे पास कपल जो है वो बन जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब क्या बोला गया है, किसकी मदर है, सुनीता। सुनीता किसकी मदर है, समीक्षा की। वो किसकी बहन है, उसके फादर की। तो यहाँ पर हम क्या लाएंगे, बहन बनाएंगे भाई। कौन बनेगी बहन, बहन बनेगी सुनीता। इसको SN लिख लेते हैं। ठीक है, बहन किसकी बनेगी, इसके फादर की बहन बनेगी सुनीता। इसको SN लिख लेते हैं। ठीक है, और ये किसकी मदर है, समीक्षा की मदर है। ठीक है, तो ये समीक्षा की मदर है, इसको SM लिख लेते हैं। ठीक है, ये क्या लिख लेते हैं, इसको SM लिख लेते हैं। समीक्षा को हम SM लिख लेते हैं। आगे क्या बोला है, आगे बोला है फादर हु इज थर्ड चाइल्ड ऑफ शुभम। फादर कौन, किसका फादर, नीतू का फादर जो है वो तीसरा बच्चा है, किसका, शुभम का। शुभम का तीसरा बच्चा है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे फादर नहीं आएगा, शुभम SH लिख लेते हैं इसको। ये क्या आएगा, फादर नहीं आएगा। यहाँ पे भी इसके फादर का SH नहीं आएगा यहाँ पे। ऐसे कुछ जो है दोस्तों फैमिली ट्री बनेगा। बाकी जो चीज़ें हैं अभी तक जो है हमें क्लियर नहीं है। ठीक है, अब ऐसे ट्री बनेगा। आगे क्या पूछा गया है, हाउ इज शुभम रिलेटेड टू समीक्षा। शुभम देखो, शुभम है यहाँ, समीक्षा है यहाँ, शुभम है यहाँ, समीक्षा है यहाँ। तो आप ये देखो, यहाँ पे अगर देखें समीक्षा की मम्मी, ठीक है, और मम्मी का फादर हुआ, तो वो क्या नाना बना। इस रिलेशन से देखें तो हमें क्या बना, नाना नहीं बना वो। और अगर इस रिलेशन से हम देखें तो ये जो है समीक्षा, ठीक है, यहाँ से दादा बना। तो हमें ऑप्शन में क्या दिया गया है, दादा दिया गया। तो इसका आंसर क्या होगा, ग्रैंडफादर ठीक होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको एक एक चीज़ जो है वो समझ आ रही होगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे दोस्तों जो हमारे पास इनइक्वालिटी का क्वेश्चन दिया गया है, इसमें जब हम देखेंगे z ग्रेटर देन x, तो हम कैसे लिखते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इनइक्वालिटी क्वेश्चन में आपको कैसे चीज़ें लिखनी है। इनइक्वालिटी में आपको कैसे लिखना है, इनइक्वालिटी में आप देखो z से चलो, z से चले, z से आपको कहाँ जाना है, x। तो z है, z किससे बड़ा है, y से। ठीक है, अब y और x का क्या रिलेशन है, y तो x से छोटा है। तो ये z बोल रहा है x से बड़ा, ये गलत नहीं हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही जब हम कंपेयर करेंगे क्या क्या इनइक्वालिटी बाकी इनइक्वालिटीज़ को, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 होगा। ये आप ध्यान रखेंगे, नन ऑफ द गिवन इज ट्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों क्वेश्चन आ गया सिलोजिज्म का। इसमें क्या बोला गया है, इसको हम ड्रॉ करेंगे। ऑल जेम आर रॉक। ऑल जेम क्या है, रॉक है। ठीक है, सम रॉक आर मिनरल। कुछ जो पत्थर है वो क्या है, ये सम रॉक आर मिनरल। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया है, ऑल मिनरल आर साल्ट। सारे मिनरल जो है साल्ट है। ये बने, ये हमारे पास क्या फिगर बनेगी। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये हमारे पास इस तरीके से कुछ जो है डायग्राम बनेगी इसकी। अब आगे बढ़ेंगे इसके आंसर की तरफ कि क्या इसके जो है वो आंसर होंगे। हमें बोला गया है सम सॉल्ट आर जेम्स। अब देखो सॉल्ट ये है, जेम सॉल्ट ये है, जेम ये है। तो क्या इनमें कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो रहा है, फिलहाल ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। आगे बढ़ेंगे, आगे बोले सम मिनरल आर जेम्स। सम मिनरल आर जेम्स। अब मिनरल ये है, जेम ये है कोई डायरेक्ट रिलेशन, ये भी नहीं है। आगे बोला गया सम रॉक आर जेम्स। सम रॉक आर जेम्स, यस बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आप देखो जेम ये है, सम रॉक ये है, तो रॉक यहाँ होंगे। अगर नो साल्ट इज जेम, नो साल्ट, साल्ट यहाँ है, जेम यहाँ है कोई रिलेशन नहीं है। पर दोस्तों इस अगर आप देखें डायरेक्ट तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड। बट नहीं, सिलोजिज्म में एक रूल है कि जब भी आप इन दोनों स्टेटमेंट के ऊपर फोकस करेंगे, सम साल्ट आर जेम और नो साल्ट इज जेम, ठीक है, इसके ऊपर आप फोकस करेंगे कि जब भी हमारे पास देखो जो ये चीज़ें हैं, यहाँ पे साल्ट सेम है, यहाँ पर भी, अब इसमें जो है मैं ब्लैक कलर देता हूँ, यहाँ पे भी साल्ट सेम है और इसमें भी साल्ट सेम है, इसमें जैम है और इसमें भी जैम है। फ़र्क कितना है, सिर्फ सम
और नो का। ठीक है, जब भी दोस्तों हमारे पास ऐसा आता है कि सम ए आर बी एंड नो ए आर बी, ठीक है, तो हमारा आंसर हमेशा इधर और होता है, इसलिए हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। कि आइदर जो है वो क्या होगा, 1 और 4th करेक्ट होगी या 3rd तो करेक्ट है ही है, तो इसलिए जो है इसका आंसर क्या आना था, 1 आना था। ये आप ध्यान रखेंगे, 4 का जो है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होना था। दोस्तों अब जो हम जो है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है कि 5 सिटीजन जो है वो किसके ऊपर बैठे हैं, बेंच के ऊपर बैठे हैं। तो 5 बैठे हैं, इन्होंने बोला है क्यू इज़ नॉट एडजेसेंट टू आर, क्यू आर के बगल में नहीं है। ठीक है, टी एंड पी आर एडजेसेंट टू एस, टी एंड पी आर एडजेसेंट टू एस। क्या बोला गया कि टी एंड पी जो है वो एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। तो हम क्या, मैंने आपको हमेशा बोला है कि 2 जो है वो अपनी पॉसिबिलिटी लेके जीवन में हमेशा चलना है, जब भी आप क्वेश्चन ऐसे ही रीजनिंग के करेंगे। ठीक है, ऐसे ले लिया। अब बोला एस, क्या बोला गया, एस हु इज़ इन द मिडिल ऑफ द रो, एस मिडिल ऑफ द रो है। टोटल बंदे कितने हैं, 5। जब टोटल लोग 5 है तो एक व्यक्ति इधर आएगा, एक व्यक्ति इधर आएगा, एक व्यक्ति इधर आएगा, इधर आएगा। क्यों, क्योंकि एस कहाँ है, एस बीच में है ना, एस मिडल में है, तो एक व्यक्ति उधर आएगा, क्योंकि उधर आया 5 में से। अब आगे क्या बोलेगा, टी इज नॉट एडजेसेंट टू आर। अब आर यहाँ नहीं हो सकता तो भैया आर कहाँ होगा, यहाँ होगा। आर यहाँ नहीं हो सकता तो आर कहाँ होगा, यहाँ होगा। आगे क्या बच्चा, क्यू, तो क्यू यहाँ बैठा दो, क्यू यहाँ बैठा दो। अब हमारी पहली कंडीशन ये थी क्यू इज़ नॉट एडजेसेंट टू आर, तो सच में आप दोनों कंडीशन में देखो, क्यू आर के साथ है नहीं है, क्यू आर के साथ है नहीं है, तो हमारे पास क्या होना था, ये दोनों जो है पॉसिबिलिटी हमारे पास बन सकती थी बैठने की। अब आगे इन्होंने बोला कि इफ़ पी एंड टी इंटरचेंज योर पोजीशन। अब आप इसमें देखो कि जब हम इस सिटिंग अरेंजमेंट को देखें तो इन्होंने बोला पी की जगह टी बिठा दो, यहाँ पी बैठ जाएगा, यहाँ एस बैठ जाएगा, यहाँ टी बैठ जाएगा, यहाँ आर बैठ जाएगा। और इस अरेंजमेंट को हम देखें तो यहाँ क्या करेंगे, हम पी और टी को करेंगे ना, आर टी एस पी और क्यू। तो हमारे पास चेंज करने के बाद क्या आएगा, जब हम इनको क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, इन्होंने बोला है। तो ये ऐसे कुछ चीज़ जो है बने हमारे पास बन रही है, एक ये बन रहा है और एक बन रहा है हमारे पास ये। ठीक है, अब इसमें जो है आर को थोड़ा सीधा लिख देता हूँ, यहाँ बन रहा है हमारे पास ये। क्वेश्चन क्या पूछा गया, हाउ मैनी आर देयर इन बिटवीन टी एंड क्यू। ठीक है, अब देखो टी और क्यू के बीच इन्होंने पूछा है, टी यहाँ है, क्यू यहाँ है, टी यहाँ है, क्यू यहाँ है। कितने व्यक्ति आने थे टी और क्यू के बीच में, 1 2 1 2 2 व्यक्ति आए, तो इसका आंसर क्या होना था, 1। मतलब 2 व्यक्ति आएंगे तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होना चाहिए था 5 का। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ऐसे जो है वो आपको क्वेश्चन दोस्तों करने थे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों 6 तो आसान क्वेश्चन था, ये आप लोग सभी कर सकते थे। इसका आंसर जो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। 6 का जो ऑप्शन नंबर 3 जो है आंसर आएगा। कैसे आएगा, अब यहाँ देखो डी से एच, एच से एम, एम से एस और एस से जेड। कैसे कैसे बन गया ये, क्योंकि यहाँ 4 का गैप है, यहाँ कितने का, यहाँ 4 का गैप है, यहाँ 8 का, यहाँ 13 का, और यहाँ कितने का, 26 का। ठीक है, कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों में 4 का गैप है, यहाँ 5 का गैप है, और यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्या आना था, 8, यहाँ पे आना था 13, यहाँ पे कितना है 19, और यहाँ पे कितना है 26। तो ऐसे कुछ बढ़नी थी। इसमें 4 का गैप है और इन दोनों में कितने का गैप है, 5 का, इसमें 6 का, इसमें 7 का। तो इसमें कहाँ आना था, 8 का गैप आना था। तो ऐसे जो है वो हमारे पास क्या होना था, यहाँ पे ये आना था 26 का होता है जेड। अब देखो 3 6 9 12 15 का टेबल नहीं है, 3 का टेबल नहीं है, तो 15 आना था, एक ही ऑप्शन में था ये, इसलिए जो ऑप्शन 3 होना था इसका उत्तर। ठीक है, अब दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉरी, हमारे पास, अमन इज स्टैंडिंग एट अ गेट फेसिंग साउथ एंड रोटेट्स इन द 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड देन रोटेट्स बाई 135 क्लॉकवाइज। अब चलो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, मैं इसको पूरा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इस समय वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, फिर बच्चे कमेंट करते हैं कि सर बहुत बड़ी वीडियो बन गई है। तो इसको हम देखेंगे। क्वेश्चन काफ़ी टफ था, मैं इसको बोलूँगा आप लोगों के लिए, काफ़ी टफ क्वेश्चन था ये। अब हमें क्या बोला गया है, और इसका जो है आंसर होगा 41 होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके ड्रा करने की ओर, कि अमन का गेट जो है ना घर का, कहाँ है, साउथ की तरफ है। अब ये देखो अमन का गेट कर लिया हमने, ये भाई इसका घर है, होम है, एच लिख दिया इसको। ठीक है, वो क्या करता है, यहाँ से 90 डिग्री घूम जाता है,
एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉक चलती है ऐसे, तो वो कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ नहीं घूमेगा। अगर आपको याद हो मैंने आपको करवाया है रीजनिंग में। अब देखो 90 डिग्री यहाँ से घूमता है वो ऐसे 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 ऐसे, यहाँ घूमेगा तो वो यहाँ नहीं आ जाएगा, उसकी डायरेक्शन ये नहीं हो जाएगी। ठीक है, ये कितना है, ये कितना है, ये है 90 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया है कि देन रोटेट्स क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज, क्लॉक किस तरफ घूमती है, क्लॉक घूमती है ऐसे, तो वो कितना आएगा 135 क्लॉकवाइज। तो यहाँ से वो यहाँ चला, अब देखो इसको ऐसे लेते हो, यहाँ से वो यहाँ चला, यहाँ पहुँच गया 90 डिग्री। अब यहाँ से आगे 45 डिग्री वो और नहीं चलेगा, तो वो यहाँ नहीं पहुँच जाएगा इस डायरेक्शन में। 45 डिग्री 135 नहीं हो जाएगा पूरा कोण। ठीक है, 135 पहुँच जाएगा वो। अब आगे क्या बोला गया, आगे हमें बोला गया है कि जब वो यहाँ पहुँचा, यहाँ से वो 6 किलोमीटर चला ऐसे, ये देखो स्ट्रेट, यहाँ इस डायरेक्शन में वो 6 किलोमीटर चला। ठीक है, देन ही टर्न्स लेफ्ट। अब वो इस तरफ जा रहा है, तो उसका ये राइट होगा, ये लेफ्ट नहीं होगा, तो वो इस तरफ नहीं चलेगा। इस तरफ कितना चलेगा वो 40 किलोमीटर, ये चला वो 40 किलोमीटर। ठीक है, 40 किलोमीटर चला, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन ये नहीं होगी, इस तरफ। अब क्या बोला है, अब वो अपने राइट चला, राइट उसका ये लेफ्ट है, उसका ये राइट नहीं है, कितना चला 3 किलोमीटर। ठीक है, तो ऐसी जो है वो उसकी जो है क्या होगी, कुछ ऐसी फिगर बनेगी इसकी। और हमें क्या बोला गया है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन होम एंड पार्क। कहाँ पहुँच गया, पार्क में पहुँच गया, पार्क है यहाँ पे। अब हमसे क्या पूछा दोस्तों, ये डिस्टेंस पूछा था। ठीक है, ये डिस्टेंस हम लोगों से पूछा था। ये कितना था हमारे पास, ये 3 था। ठीक है, ये 40 दिया है, ये 6 दिया है। हमें ये वाली भुजा निकालनी थी, ये वाली दोस्तों। इसमें अब कैसी लगनी थी, सिमिलैरिटी लगनी थी ट्राइंगल की। ठीक है, तो उस सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स को यूज़ करके हमारा आंसर इसका क्या आना था 141। तो ये आप ध्यान रखें, काफ़ी टफ क्वेश्चन था। मुझे लगता नहीं कि ये जो आपके क्वेश्चन से KVS के उसमें जो है इतना टफ क्वेश्चन आना चाहिए था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 तो काफ़ी आसान था आप लोगों के लिए। अब देखो जैसे हमसे ये पूछा गया है, क्या बोला गया है, ट्राइंगल डॉक्टर है। अब देखो ट्राइंगल में क्या है, डॉक्टर हैं। स्क्वायर में क्या है, मेल है। अब स्क्वायर देखो ये पूरे मेल है, मैं अलग अलग कलर यूज़ करूँगा, जो भी इसमें आएंगे वो क्या है, मेल है। अब देखो अब आगे क्या बोला गया है, सर्कल में फादर है। सर्कल में ये देखो ये और नीचे भी ये सारे क्या हैं, फादर हैं। सर्कल में पूरा फादर है। आगे क्या पूछा गया है, आगे हमें बोला गया है, और रेक्टेंगल में क्या है, अनएम्प्लॉयड। अब देखो ये अनएम्प्लॉयड हो गए। अब इन्होंने हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हमें पूछा है कि ये पूछा हाउ मैनी फीमेल डॉक्टर्स आर अनएम्प्लॉयड। अब देखो ये है हमारे पास ट्रायंगल, क्या है, डॉक्टर है। ट्रायंगल हमारे पास डॉक्टर है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि जो स्क्वायर है वो मेल है। अब देखो ये आगे मेल, ठीक है, और फादर क्या है, सर्कल में है, ये आगे फादर। ठीक है, और रेक्टेंगल में क्या है, अनएम्प्लॉयड। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि फीमेल डॉक्टर एम्प्लॉयड। तो देखो जो एरिया इसमें आएगा ये तो अनएम्प्लॉयड है, तो ये वाला पूरा एरिया तो हो नहीं सकता। ठीक है, और आगे बोला है फीमेल, ये किसका एरिया है, मेल का। तो हमारे पास डॉक्टर क्या बचे, 30 नहीं बचे, सिर्फ जो फीमेल होंगे वो और एम्प्लॉयड होंगे इससे बाहर, इन तीनों से बाहर जो आएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका राइट आंसर होना चाहिए था 8 का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास क्या है, 5 लोग हैं, 5 घर हैं। इसमें क्या बताया गया है कि D 60 मीटर साउथ ऑफ A। D जो है वो क्या है, D इज़ 60 मीटर साउथ ऑफ A, 60। ठीक है, C इज़ 70 मीटर वेस्ट ऑफ D। C क्या है, C इज़ 70 मीटर साउथ, 70 मीटर वेस्ट ऑफ D। ठीक है, ये बोला गया है। आगे बोला गया है B इज़ 90 मीटर साउथ ऑफ D। B क्या है, 90 मीटर साउथ ऑफ D है। B इज़ 90 मीटर साउथ ऑफ D, यहाँ आ गया हमारे पास B। E इज़ कितना बोले, 80 मीटर टू द ईस्ट ऑफ E। E इज़ 80 मीटर ईस्ट ऑफ E, यहाँ आ गया E। ठीक है, अब हमें क्या पूछा गया है, इन विच डायरेक्शन E विद रिस्पेक्ट टू B। अब देखो E यहाँ है, E हमारे पास क्या है, यहाँ है।
बी है हमारे पास यहाँ, ये कौन सी डायरेक्शन बनी, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व नहीं बनेगी। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या बताया गया है कि कोई 5 दोस्त हैं, ठीक है, शंकर, केशव, नंदन, तेजा, प्रताप। तो ये क्या छोटे बड़े बताए गए हैं, कैसे बताए गए हैं हम देखेंगे। अब देखो हमें क्या बोला गया है, शंकर, शंकर इज़ शॉर्टर देन केशव। शंकर किससे छोटा है, केशव से। शंकर किससे छोटा है, केशव से छोटा है, ठीक है। बट प्रताप से बड़ा है शंकर, तो प्रताप लिख लो, ठीक है। आगे बताया गया है कि नंदन इज टॉलेस्ट, नंदन सबसे बड़ा है। और तेजा इज शॉर्टर देन केशव बट टॉलर देन शंकर, तो तेजा यहाँ आ गया। ये बन गया हमारे पास सेटिंग अरेंजमेंट। मैंने आपको बताया था, अभी मैंने जितनी जो प्ले लिस्ट करवाई है उसमें मैंने करवाया ऐसे क्वेश्चन आपको। बट आगे होता है ट्विस्ट इस क्वेश्चन में। आगे उन्होंने बोला है कि इफ़ द पोजीशन ऑफ तेजा इज़ 30 फ्रॉम द टॉलेस्ट। टॉलेस्ट कहाँ है, सबसे बड़ा ये लिखा है ना यहाँ पे, देखो नंदनी टॉलेस्ट, तो सबसे बड़ा यहाँ हुआ। इन्होंने बोला है कि इफ़ द पोजीशन ऑफ तेजा इज़ 30th फ्रॉम द टॉलेस्ट, इसकी पोजीशन क्या है, 30वां है भाई, ये इस तरफ से 13th है। और रो में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 40 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। अगर 40 व्यक्ति बैठे हैं तो ये देखो, ये 31वां हो गया, ये 32वां हो गया, ऐसे 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40 ऐसे हो जाएंगे, यहाँ पर 40 हो जाएंगे टोटल। आर स्टैंडिंग इन ए रो असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, ऐसे बोला गया। पोजीशन ऑफ केशव फ्रॉम द शॉर्टेस्ट एंड ऑफ द रो, तो उन्होंने बोला है कि केशव, भाई केशव यहाँ से कितने में बैठा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं आ गया। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट आ गया, ए 1। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ऐसे आपको दोस्तों क्वेश्चन करने से। ये तो मुझे आपको समझाना पड़ रहा है, तब थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है, हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन अगर जो थे वो ये क्वेश्चन जो थे, कुछ तो काफ़ी टफ थे, जिनको मैं खुद बता रहा हूँ कि ये टफ थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो आसान थे, जैसे ये क्वेश्चन था, ये आपको मतलब 30 से 35 सेकंड में उड़ा देना चाहिए था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे जो है क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे। अब इसमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है ये रकम दिए गए हैं, और हमें क्या मिसिंग नंबर सीरीज़ है, मैंने आपको करवाई थी ये। इसमें जो है हमें ढूंढना था कि क्या क्या आएगा टर्म। तो दोस्तों जब आप इसको देखेंगे, इसमें देखेंगे और इसमें देखेंगे, इसमें भी तो देखना पड़ेगा। तो इसमें जो है वो 343 का गैप है, ठीक है। इसमें 216 का गैप है, ठीक है। और इसमें जब हम देखेंगे इन दोनों में, तो यहाँ कितने का गैप आएगा, यहाँ हमें गैप आएगा 27 का। तो क्या आपको देख के ये नहीं लग रहा है कि ये 3 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है और ये 7 का क्यूब है। तो यहाँ पे कितना क्यूब का आना था डिफरेंस, 4 के क्यूब का, यहाँ 5 के क्यूब का डिफरेंस नहीं आना था। तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125, ठीक है। और ये कितना होता है, 64 होता है। तो या इसमें से 125 कम कर दो, या इसमें 64 जोड़ दो। तो जो आप ये कर लेते तो आपके पास क्या उत्तर आ जाता, 757 उत्तर आ जाता है आपके पास, ठीक है। तो ये तरीका जो था क्वेश्चन करने का था, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और दोस्तों जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि डाउट है। जैसे पीछे मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था कि डाउट है कि क्वेश्चन को जो है किस तरीके से जो है उन्होंने फ्रेम किया है, कि मुझे तो इसका लगता है कि आंसर शायद आना ही नहीं चाहिए था। चलो देखते हैं। पर अब देखो आप इसको, इसमें क्या बोला गया है कि नीचे को 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, उसके आधार पर आपने बताना है कि गायत्री की एज क्या है, ठीक है। ये हमारे से क्वेश्चन जो है पूछा गया है। अब इनमें बोला है एवरेज ऑफ 10। भैया यहाँ पे आप खुद सोचो कि यहाँ में एवरेज ऑफ 10, यहाँ 10 कोई व्यक्ति है, नंबर ऑफ पर्सन। सबसे पहला कन्फ्यूजन तो यहीं पे हो गया। अगर मान लो हम मान लेते हैं नंबर, ठीक है, कि नंबर मतलब कि 10 लोग हैं, ठीक है। अगर हम इसको मान लेंगे कि यहाँ पे 10 लोग हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करते हैं। फिर मैं दूसरा तरीका बताऊंगा आपको। इन्हें बोला कि एवरेज ऑफ 10 एंड गायत्री एज इज 4 लेस देन द गायत्री एज। अब इन्होंने बोला कि 10 व्यक्ति प्लस गायत्री, इनकी एवरेज क्या आएगी बेटा, 11 नहीं आएगी। कितनी है, G-4, गायत्री की एज से 4 लेस है, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, तो 11 यहाँ गुणा हो जाएगा। तो इसके बाद क्या आएगा, 10 + G बराबर है 11G-44, ऐसे नहीं आ जाएगा। अब जब हम इसको क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो ये इस तरफ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 10G बराबर है 54। तो G क्या बन जाएगा, 54/10,
अब चलो गायत्री की एज ऐसे तो निकल जाएगी, तो इसके हिसाब से ऑप्शन जो 1 करेक्ट हो गई, सॉरी ऑप्शन हमें ये पता लग गया कि ओनली 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट हो जाएगी। लेकिन आप खुद सोचो किसी की एज 5.4 हो सकती है, हो सकता है कि चलो उन्होंने ऐसा मान लिया हो कि 5.4 है, उसको बाद में जो है वो मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे, ऐसा हो सकता है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आगे अगर हम इसको नंबर माना है, हमने इसको अगर हमने नंबर माना है 10 को, तो इसकी एज आगे 5.4, ठीक है। और आगे दूसरी स्टेटमेंट क्या दी गई है कि विनय और गायत्री की एज जो है 54 है, और विनय जो है गायत्री की मदर है, तो इसका तो कोई रिलेशन नहीं होगा, दूसरी तो स्टेटमेंट वैसे ही इनकरेक्ट है, तो ये स्टेटमेंट तो कभी हो ही नहीं सकती, और ना फिर ये हो सकती है। हमारे पास ऑप्शन बची किसमें, दूसरी और तीसरी में। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आना चाहिए था, 3 आना चाहिए था। बट अगर 10 किसी व्यक्ति का नाम है इसमें, तब फिर जो है सिचुएशन अलग हो जाती, तो फिर हमारा जो है आंसर क्या आता, ऑप्शन नंबर 2 आता। वो कैसे आता वो भी मैं आपको करके बताऊंगा अभी, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं हो पा रहा है ना कि कौन सा व्यक्ति क्या है, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ कर दिया। अब इसमें देखो, मान लो जो 10 है ये कोई किसी व्यक्ति का नाम दिया इन्होंने, क्योंकि अगर लिखा है एवरेज ऑफ 10 पीपल लिखा हो तो साथ में, तब तो मान जाते हैं हम कि 10 पीपल हैं। अब किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, अगर मान लो ये जो है वो किसी व्यक्ति का नाम नहीं, ये क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है 10, तो अब 10 को ऐसे लिखेंगे, एवरेज ऑफ 10 एंड गायत्री, 10 करने गायत्री, ऐसे आएंगे। और इनकी एवरेज क्या आएगी बेटा, 2 नहीं आएगी, 2 व्यक्ति नहीं हो गई। और कितनी एज है, गायत्री -4 है, तो हमारे पास ये कैसे आएगा, 10 क्या किसी व्यक्ति का नाम है, इसको आपने नंबर नहीं समझना है, तो हमारे पास क्या आएगा 2G - 8, हमारे पास क्या आ जाएगा 10 = G - 8, ठीक है। एक स्टेटमेंट बन गई हमारे पास ये। आगे दूसरी हमारे पास पहले बनी है, विनय और गायत्री की टोटल एज क्या है, विनय प्लस गायत्री = कितना है, एक मिनट दोबारा लिखता हूँ इसको, यहाँ लिख देता हूँ साइड में, विनय प्लस गायत्री की एज कितनी 54 है। अब आप खुद देखो कि जब हमारे पास एक वेरिएबल हो गया ये, एक वेरिएबल हो गया V, एक G, वेरिएबल है 3, ठीक है, इक्वेशन है 2, तो क्या इसका आंसर पॉसिबल है, तो इसका आंसर पॉसिबल ही नहीं है, तो उस हिसाब से आंसर 2 आना चाहिए। तो अब ये जिसमें क्वेश्चन पेपर सेट किया है वो जाने, या फिर ये क्वेश्चन स्क्रैप होगा, ऐसा हो सकता है। अब ये आंसर की आने में पता लगेगा, तो इसलिए जो है इस क्वेश्चन को हम डाउट में रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में बताया गया है कि मिनट हैंड वाज शोइंग नॉर्थ ईस्ट। क्या बोला गया है कि घड़ी की जो सुई है, मिनट की सुई, वो क्या दिखा रही थी, नॉर्थ ईस्ट। तो हम क्या करेंगे, घड़ी ड्रॉ कर लेंगे भाई, सबसे आसान तरीका यही था। आप ऐसा करो, इसको घड़ी ड्रॉ कर लो, ठीक है। ऐसे आपके पास क्या आ गई, घड़ी आ गई, घड़ी आ गई, घड़ी की सुइयाँ ड्रॉ करेंगे, घड़ी यहाँ से चलती है सुइयाँ। उन्होंने क्या बोला कि 8:45 AM पर, 8:40 AM पर वो जो मिनट की सुई है घड़ी की, वो क्या दिखा रही थी, उत्तर पूर्व दिखा रही थी। अब देखो मैंने आपको वैसे, यहाँ उत्तर होता है, यहाँ क्या होता है दक्षिण, यहाँ ईस्ट होता है, यहाँ वेस्ट होता है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ये नहीं हुई। यहाँ पे क्या बताया गया हमें कि इस तरफ जो है वो क्या दिखा रही थी, 8:45। 8:45 कैसे बनेंगे, जब मिनट की सुई क्या होगी, 9 की तरफ नहीं होगी। और जब आप खुद सोचो कि जब हमारे पास क्या होगा, कि जब हमारे पास जो हमारे पास 8:45 होते हैं, तो यहाँ 8 नहीं होंगे कहीं, तो यहाँ पे नहीं होगी घंटों की सुई। आप खुद देखो, ये होगी मिनट की सुई, ये होगी आर की सुई, ठीक है, ऐसे नहीं होगा कुछ। दोस्तों हम अब क्या करेंगे, घड़ी को इसी अकॉर्डिंग हम बना देंगे जैसे हमने इसको बिठाया है, ठीक है। अब देखो जैसे हम इसको बिठाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, अब घड़ी को बनाते हैं 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब आगे इन्होंने क्या बोला है कि ए मैन स्टार्टेड हिज जर्नी, ये लेता हूँ, एट 4:30 AM इन द डायरेक्शन ऑफ आर हैंड। जो घंटों की सुई
जिस समय 4:30 बजे होगी, 4:30 बजाओ। अब 4:30 बजे जो है घंटों की सुई यहाँ नहीं होगी, लगभग 4 और 5 के बीच, ऐसे रख लो, ठीक है। और मिनट की सुई क्या होगी, यहाँ नहीं होगी 6 में, ये मिनट की सुई होगी और घंटों की सुई होगी, ठीक है। और उन्होंने बोला कि व्यक्ति जो है वो 4:30 बजे कहाँ करता है, घंटे की जो सुई है उसकी डायरेक्शन में चलना शुरू कर देता है। अब घंटों की सुई की डायरेक्शन कौन सी है, पश्चिम नहीं दोस्तों, वेस्ट, तो वेस्ट होगा यहाँ, वेस्ट नहीं है, पश्चिम नहीं है, तो हमारा उत्तर क्या आना चाहिए सर, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन आपको करना पड़ना था। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन तो नॉर्मल जो है वो लेटर सीक्वेंस का क्वेश्चन है। आप सभी को ये बताया गया था इसमें कि जो हमारे पास 18 लेटर हैं, इन द ऑर्डर ऑफ 18th लेटर इन द गिवन सीक्वेंस इज रिवर्स, जो है वो लास्ट से जो है राइट साइड से हमारे पास। और दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जब आप लोग जो है क्या करते हैं, जब आप लोग क्या करेंगे, इन ऑर्डर इफ़ द ऑर्डर ऑफ द लास्ट 18 लेटर्स इन द गिवन सीक्वेंस वर रिवर्स, जो लास्ट के 18 है इसमें उनको क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 6th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 18th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। अब आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझो कि जब आपके पास जो है ये जो सीक्वेंस दिया गया है, सॉरी थोड़ा इस व्यक्ति का पेपर है उसने भी ट्राई किया वो क्वेश्चन करने का। अब इसको देखो कि जब 18 व्यक्ति दिए गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 व्यक्ति वहाँ हमारे पास कौन है, जी है, ठीक है। उन्होंने क्या बोला है भैया कि इनको रिवर्स कर दो। इसका मतलब क्या है, जैसे भाई ने लिखा है यहाँ पे कि ये लेटर यहाँ आएगा एल, फिर यहाँ पे एफ आएगा, फिर जी आएगा, ऐसे लिखना है इसको। ऐसे जब हम लिखेंगे तो हमारे पास ऐसे हमने लिख दिया, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़ो आप, बोला है 6th लेटर 6, और आगे क्या बोला गया 13 लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। अब आप देखो 13 6 19 बन गया भाई है। तो चाहे आप इसको रिवर्स लिखो, चाहे आप जैसी मर्जी लिखो भाई, 18th लेटर तो यहाँ एल आता है या जे आता है, दोनों में से एक आता। हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है 6th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 13th लेटर। 13th लेटर राइट हैंड से 13 जो मर्जी लेटर आया उसका 6th लेफ्ट, बी नहीं होना था, 19वां लेटर नहीं आना था लेफ्ट में, तो हमारा आंसर क्या होना था, ऑप्शन नंबर बी नहीं आना था। एग्जामिनर ने आपको पजल करने के लिए क्वेश्चन दिया था, अदरवाइज वह क्वेश्चन जो है 10 सेकंड में क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला जो ये हमारे पास नंबर सीरीज़ है जिसमें रॉन्ग नंबर ढूंढना था, ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। अब इसमें आप देखेंगे, अब यहाँ पे देखो कितने कितने का गैप है, प्रैक्टिस है आपको तो आप आसानी से कर लेंगे। इसमें 14 का गैप है, इसमें कितना गैप है, 16 का गैप है, इसमें कितना गैप है 18 का, आगे यहाँ पे कितना 22 का, आगे कितना है 20 का। दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप है, लेकिन यहाँ जब 22 आ गया तो इसने सारा मामला ख़राब कर दिया। तो हमारा आंसर क्या होगा, 4th ऑप्शन, ठीक है। आगे दोस्तों हमें बताया गया है ये क्वेश्चन नंबर 16 काफ़ी लंबा क्वेश्चन था और काफ़ी पजल करने वाला क्वेश्चन भी था, लेकिन जब हम इसका जो है करेक्ट अरेंजमेंट बनाते हैं मैं आपको सीधा वही बताऊंगा, अदरवाइज इसी क्वेश्चन को 10 मिनट लग जाएंगे आपको समझाने में। वैसे क्वेश्चन जो था ये भी टफ था, काफ़ी टफ क्वेश्चन था ये भी। आप लोगों को जिस लेवल का पेपर आना था उसमें जो काफ़ी टफ क्वेश्चन माना जाएगा ये, क्योंकि इसमें जो है पजल के लिए काफ़ी आपको जो है वो मशक्क़त करनी पड़नी थी। तो इसमें जो है दोस्तों हमारे पास जो टेबल बनना था वो क्या बनना था, वो बनना था PUR QST और V, ये टेबल बनना था हमारे पास, ठीक है। जो मैंने गोले गोले लगाए ये हमें क्या बताया गया, फीमेल बताया गया है इसमें, तो वो फीमेल थी 2 बताई हुई, ठीक है। अब इसमें ये बनना था केयर टेकर और इसमें ये बनना था फील्ड सुपरवाइज़र, ठीक है। ऐसे ऐसे करके बनने थे। और हमारे पास क्या पूछा गया था, आर का उत्तर हमारे पास बन के आना था कैशियर, ठीक है। तो इसलिए जो है वो ऑप्शन नंबर 1 जो है 16 का करेक्ट आंसर होगा, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी आसान था, ये आपको सीरीज़ फिल करनी थी। इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। कैसे होगा आप देखेंगे, यहाँ पे देखो कि जो हमारे पास ये है, यहाँ पे जो हमें पैटर्न दिया गया था, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आना था A, ठीक है। यहाँ पे क्या आना था D, यहाँ पे आना था B, ठीक है। और यहाँ पे क्या आना था, यहाँ पे B आना था, और यहाँ पे A, और यहाँ पे क्या आना था D,
अब पैटर्न मैं आपको बना के बताऊंगा कि कैसे पैटर्न इसका होना चाहिए था। आप अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे AA BCD, फिर ABBCD, फिर ABCCD, फिर ABDD, ऐसे इसका ऑप्शन बनना था। तो इसका जो राइट आंसर क्या होना था 17 का ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, AB, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ADBB ऑप्शन नंबर 4 बताया था मैंने, ADBBAD, ऐसे जो है इसका आंसर होना था। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 18 बताया गया है दोस्तों, इसमें आपको बताया गया है कि 5 फैमिली मेम्बर हैं। ठीक है, वो एक दूसरे के आसपास बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? 36 लोगों की लाइन में, इस तरफ देख रहे हैं भाई, सब के सब इस तरफ देख रहे हैं। अब इस तरफ देख रहे हैं तो इस तरफ ही बिठाएंगे हम सीधा। ठीक है, क्या पूछा गया है? पुनीत इज। अब आपको मैं एक बात यहीं पे क्लियर कर दूं कि जब व्यक्ति इस तरफ देख रहे हैं तो ये उसका लेफ्ट और ये उसका राइट नहीं होगा। आप खुद बताओ, अपने आप को इस तरफ रख के देखो, ये उसका लेफ्ट उसका राइट नहीं होगा। अगर ये उसका लेफ्ट और ये उसका राइट होगा, ये उसका लेफ्ट इसका राइट होगा, तो अब बैठाओ सबको। पुनीत इज लेफ्ट ऑफ कादिर। ठीक है, अब ये है पुनीत, कादिर के लेफ्ट कैसे आएगा? जब कादिर यहाँ आएगा, ऐसे नहीं आएगा। एंड राइट ऑफ रॉबर्ट, रॉबर्ट का राइट इस तरफ नहीं होगा, तो रॉबर्ट इससे ऐसे नहीं आएगा। सिंह इज राइट ऑफ कादर, तो इसका राइट ही है, तो सिंह यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, और बट लेफ्ट ऑफ तिस्मो, तो सिंह क्या है? तिस्मो के लेफ्ट है। ऐसे नहीं बैठेंगे ये लोग, आप खुद बताओ, ऐसे नहीं बैठेंगे ये लोग। अगर ये लोग ऐसे बैठेंगे तो फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इन्होंने बोला कि इफ़ तिस्मो इज़ 13 फ्रॉम द नॉर्थ, ऊपर से जो है तिस्मो का कैसवां रैंक है? 13वां रैंक है भाई उसका। देन व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ पुनीत फ्रॉम द साउथ, पुनीत साउथ से कितना है? पुनीत का हमें क्या पूछा गया? पुनीत की हमें लोकेशन जो है पूछी गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। टोटल व्यक्ति कितने हैं? 36 बैठे हैं। तो दोस्तों इसका सीधा फार्मूला है कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए ऐसे क्वेश्चनों में? ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों सीधा फार्मूला है एक। वो क्या फार्मूला है कि जब आपको लेफ्ट राइट आपको एक तरफ से बताया गया कि व्यक्ति इस रैंक पे बैठा है, तो उसका दूसरी तरफ से रैंक निकालना है। हमेशा हम क्या करेंगे? टोटल जो व्यक्ति दिए होंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम निकालेंगे टी की लोकेशन, क्योंकि टी 13 है ना, तो टी की लोकेशन निकालेंगे तो फिर पी की अपने आप आ जाएगी। तो टी की लोकेशन कैसे निकालेंगे? अब देखो कि हमें टोटल है 36। ठीक है, अब टी की लोकेशन क्या है? टी बताया है साउथ, नॉर्थ से 13, नॉर्थ से 13 है, तो टोटल तो 36 लोग हैं, तो इसकी लोकेशन क्या आएगी? +1। हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी आपको ऐसा है कि कोई व्यक्ति लेफ्ट से इतने रैंक पे बैठा है तो वो राइट से कितने रैंक पे बैठेगा, तो आपको ऐसे करना है कि टोटल में से जो आपको पोजीशन दी होगी वो घटा के +1 कर देना है। तो इस तरीके से आपके पास इसकी लोकेशन क्या आ जाएगी? 24 आ जाएगी। किसकी लोकेशन 24 आ जाएगी? तिस्मो की लोकेशन आपको क्या आ जाएगी? 24 आ जाएगी। कहाँ से? साउथ से। अब साउथ से 24 आ जाएगी, तो आप ये देखो कि ये 25, 26 और 27 नहीं हो जाएगी पी की लोकेशन। तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए? 1 नहीं आना चाहिए ऑप्शन। इस तरीके से दोस्तों आपको जो क्वेश्चन जो ये करना था, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 19 जो है, इसमें बोला गया है कि एक पार्टी है जिसमें कुछ लोग फिश खाते हैं, कुछ लोग सिर्फ क्या खाते हैं? देखो मछली खाते हैं, ओनली मीट, कुछ लोग ओनली मीट खाते हैं, एंड कुछ वेजिटेरियन भी हैं, और कुछ जो है रेस्ट एक्सेप्टेड बोथ मीट एंड फिश। ठीक है, फिश एंड मीट। अब आप इस जो ये हमारे पास ये है, ये देखो, अब इसको आप मानो, क्या मानो? इसको मानो आप मीट, सॉरी इसको नहीं, आप इस लोकेशन को देखो जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 है। इसमें आप देखो कि कुछ लोग क्या खाते हैं? फिश। ठीक है, कुछ खाते हैं मीट, इन्होंने लिखा है देखो, सम फिश सम मीट। ठीक है, आगे बोला गया है कि दे रेस्ट बोथ फिश एंड मीट, तो बोथ फिश एंड मीट ये हो गए। ठीक है, ये आ गया एक सर्कल हमारा। आगे क्या बोला गया है कि देर आर सम वेजिटेरियन हु डिज नॉट एक्सेप्ट ईच अदर, तो वेजिटेरियन आगे अलग, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए ना, जो भी नॉन वेज खा रहे हैं वेज खा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो इसमें और इसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न है, आप खुद देखो कि अगर व्यक्ति यहाँ पे खा रहा है मीट, यहाँ पे खा रहा है फिश, ठीक है, यहाँ पे क्या दोनों है, दोनों एक्सेप्टेबल है, ये लिखा हुआ है दोनों का एक्सेप्ट है। आगे वेजिटेरियन। अब इन्होंने बोला है कि देर आर सम वेजिटेरियन हु डो नॉट एक्सेप्ट ईच अदर।
ठीक है। जो वेजिटेरियन है इनको पसंद नहीं करते, तीनों का एक सर्कल कैसे आ सकता है फिर, ये आप समझो ना, ये एक सर्कल नहीं आएगा, अलग आएंगे। तो ये आएगा नॉन वेजिटेरियन अलग और ये आएंगे वेजिटेरियन अलग। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 तो आसान था, आप सभी को पता था कि बेकिंग सोडा क्रिएट्स एसिडिटी। अब बेकिंग सोडा इज अल्कलाइन। आप खुद सोचो कि अगर कोई व्यक्ति, अब कोई भी चीज़ है वो क्षारीय है तो अम्लता कैसे पैदा कर सकती है। तो आप ये खुद सोचो कि दोनों में से स्टेटमेंट तो एक ही करेक्ट हो सकती थी, तो दोनों का तो जो हमारे पास ये आंसर तो कभी हो नहीं सकता था। ठीक है, ये आंसर तो हमारे पास कभी हो नहीं सकता था और ये भी आंसर कभी नहीं हो सकता था। ठीक है, अब आप देखो हमारे पास दोस्तों क्या होता है कि बेकिंग सोडा क्या है, वो है क्षारीय, अल्कलाइन है, तो वो एसिडिटी को कम करता है भाई, न्यूट्रलाइज करता है, न्यूट्रलाइज मतलब कम करता है, बैलेंस कर देता है जो HCl जो हमारे पेट में पैदा होता है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या आना चाहिए था 20 का, जो हमारे पास 20 था उसका आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए था, फिर ऑप्शन नंबर 2 नहीं आना चाहिए था, ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू। तो दोस्तों ये आपके 20 क्वेश्चन थे। और अगर हमारा एनालिसिस ये बोल रहा है कि पेपर जो है काफ़ी टफ था, अगर आपके जिस हिसाब से आपको पेपर आते थे उस हिसाब से पेपर काफ़ी टफ था। और 20 क्वेश्चनों में से मेरे हिसाब से अगर आपने विद एक्यूरेसी 15 क्वेश्चन कर दिए है ना, 2 में तो हमें डाउट है, तो आप जो है वो अच्छा परफॉर्म करके आए पेपर में। तो ये आप ध्यान रखेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारा एनालिसिस आपको पसंद आएगा और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो भी आप हमसे बात कर सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो नए जोश के साथ, नए डिस्कशन के साथ। तब तक धन्यवाद।